अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे आपकी बुक का पेज नंबर 7 जो कि कार्बोहाइड्रेट्स का चैप्टर है। इसमें आपके पास टॉपिक आता है कि हाउ कार्बोहाइड्रेट्स सप्लाई एनर्जी। इसको समझने से पहले आपको इस बात का आइडिया होना ज़रूरी है कि जब भी आप फूड खाते हैं तो वो सबसे पहले फूड कहाँ जाती है। वो फूड आपकी ओरल कैविटी यानी मुंह के ज़रिए से आप उसको चबाते हैं। उसके बाद आप उसको अपने मैदे से गुजार कर आप उसको अपनी छोटी आंत में लेके जाते हैं। और छोटी आंत जिसको आप स्मॉल इंटेस्टीन कहते हैं, छोटी आंत में जाकर या स्मॉल इंटेस्टीन में जाकर आपकी जो खुराक होती है वो मुकम्मल तौर पर एब्जॉर्ब हो जाती है, यानी कि वो रेडी हो जाती है। उसके बाद हमने क्या करना होता है, उस स्मॉल इंटेस्टीन से फूड जो है वो आपकी जाती है आपके ब्लड के अंदर, और ब्लड में जाके फिर वो हमें एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करती है। तो मैं इसकी एक सिंपल सी डायग्राम आपको ड्रॉ करती हूँ ताकि आपको ये समझ आ सके। अच्छा जी, ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें आपको नज़र आ रहा है कि आप फूड जो है वो मुंह से इनटेक करते हैं। सपोज़ आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाए हैं, कोई सब्ज़ी खाई है, कोई आपने फ्रूट खाया है, वो ओरल कैविटी से आपकी एक नाली में जाता है जिसको आप एसोफेगस कहते हैं। एसोफेगस के बाद फूड जो है वो आपके स्टमक में जाती है। स्टमक से वो आपकी एंटर होती है छोटी आंत के अंदर, ठीक है। ये छोटी आंत होती है, यहाँ पे फूड जाके क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। इसमें जितने भी ज़रूरी नमकियात होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो सारे यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और जो भी गैर ज़रूरी चीज़ होती है वो यहाँ से बड़ी आंत में जाती है, और बड़ी आंत के ज़रिए से वो आपकी बॉडी से क्या हो जाती है, एनस के ज़रिए से खारिज हो जाती है, ठीक है। अब मैं आपको चीज़ों के नाम बता देती हूँ। दिस इज कॉल्ड ओरल कैविटी। ये आपके पास एसोफेगस है, ये नाली होती है जो कि डायरेक्ट स्टमक के अंदर फूड डालती है। स्टमक के नीचे बिल्कुल अगर आप देखें तो आपके पास पेंक्रियाज होता है। पेंक्रियाज को आप उर्दू में कहते हैं लबलबा। स्टमक को आप उर्दू में कहते हैं मैदा, ठीक है। लीवर को आप उर्दू में कहते हैं जिगर। गाल ब्लैडर को आप उर्दू में कहते हैं पित्ता, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टीन को आप कहते हैं छोटी आंत, और लार्ज इंटेस्टीन को आप कहते हैं बड़ी आंत, ठीक है। ये अपेंडिक्स होती है। अपेंडिक्स क्या होती है, जो आपकी बड़ी आंत होती है उसके साथ एक एक्स्ट्रा सी एक ट्यूब होती है जिसको अपेंडिक्स कहते हैं। इसका एज सच कोई काम नहीं होता, इसलिए अगर इसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए तो इसको यहाँ से काट के बॉडी से निकाल दिया जाता है, और यहाँ से फिर आपकी आखिर में फूड जो है वो आपकी लार्ज इंटेस्टीन से बॉडी से खारिज हो जाती है। अब जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद वो फूड कहाँ जाती है, वो फूड सबसे पहले जाती है आपके पास स्मॉल इंटेस्टीन के अंदर पहुंच जाती है। वहाँ पे जाके वो एब्जॉर्ब हो जाती है। एब्जॉर्ब होने के बाद जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो इस स्मॉल इंटेस्टीन के बाहर से ब्लड वेसल्स गुजर रही होती हैं, खून की नालियाँ गुजर रही होती हैं। सपोज़ करें ये खून की नाली मैं इसके पास से गुजार रही हूँ। ये जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं, ये ज़रूरी एनर्जी होती है, ये इससे यहाँ पे खून की नाली के अंदर ट्रांसफ़र की जाती है। उसके बाद ये कार्बोहाइड्रेट्स क्या करती हैं, हमें एनर्जी सप्लाई करती हैं। तो जब कार्बोहाइड्रेट्स आपकी स्मॉल इंटेस्टीन से एब्जॉर्ब होने के बाद कहाँ जाती हैं, बारीक बारीक छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होकर आपकी ब्लड वेसल्स में जाती हैं, तब वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। तो हमारी बुक की लाइन है कि द सिंपल शुगर्स आर एब्जॉर्ब डायरेक्टली बाय द स्मॉल इंटेस्टीन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। कि जो सिंपल शुगर होती हैं जब हम उन्हें खाते हैं तो वो हैवी शुगर होती हैं, हमारी बॉडी उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ती है और उनको सिंपल बना देती है। यहाँ पे जब फूड आपकी पहुँच जाती है तो वो बहुत सिंपल हो जाती है, बहुत छोटी छोटी हो जाती है। इसकी वजह से ये आसानी से फिर आपकी ब्लड वेसल्स में आती है और आपको क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो आप किसी भी तरह की फूड खाएं, आप चाहे तो आप हैवी फूड खाएं या आप बड़े बड़े पार्टिकल्स खाएं शुगर के या कार्बोहाइड्रेट्स के, वो कब आपकी बॉडी में एनर्जी देते हैं, वो उस वक्त एनर्जी देते हैं जब वो स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। और स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के लिए बॉडी में पूरे रास्ते में बहुत सारे एंजाइम्स उस पर अटैक करते हैं, बहुत सारे हार्मोन्स उन चीज़ों पर अटैक करते हैं और उसको तोड़ फोड़ करने में मदद देते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है जनाब, जो डाइसेक्राइड्स होते हैं और पॉलीसेक्राइड्स होते हैं वो ब्लड में डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होते, पहले इनको कन्वर्ट होना होता है मोनोसेक्राइड्स के अंदर।
मोनोसेक्राइड्स क्या होती हैं? मोनोसेक्राइड्स हमारी बॉडी में सबसे जो सिंपल शुगर होती हैं, अगले लेक्चर में मैं इसको डिटेल में डिस्कस भी करूँगी। अगर मैं यहाँ पे डिस्कशन करने लगूँगी तो फिर हमारा टॉपिक जो है वो कवर नहीं होगा। तो अभी आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि जो मोनोसेक्राइड्स होती हैं वो सिंपल शुगर होती हैं, जबकि जो डाइसेक्राइड या ओलिगोसेक्राइड या पॉलीसेक्राइड्स होती हैं वो हैवी शुगर होती हैं। तो जब आप हैवी शुगर खाते हैं तो एट द एंड उसको किस में कन्वर्ट होना होता है? सिंपल शुगर में या मोनोसेक्राइड में, तब जाके वो आपकी बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होती हैं। जिसके बाद जब ये आपकी ब्लड के अंदर आ जाती हैं तो फिर ये क्या करती हैं? आपको एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, इसलिए हमारे बॉडी में डाइसेक्राइड या ओलिगोसेक्राइड डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होते। हमारी बॉडी में या ब्लड में क्या चीज़ एब्जॉर्ब होती है? मोनोसेक्राइड। सो हम इसको यहाँ पे लिख भी लेते हैं कि डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड and polysaccharide do not undergo in blood stream। ब्लड स्ट्रीम क्या है? खून की जो नाली है या खून की जो नाली है, इसके अंदर कभी भी ये हैवी शुगर्स नहीं जाती। तो किस तरह से जाती हैं? मोनोसेक्राइड की शक्ल में। मोनोसेक्राइड, या इसको आप क्या कह सकते हैं? सिंपल शुगर। ठीक है, अंडरगो इन द ब्लड स्ट्रीम। कहाँ जाती है? इन ब्लड स्ट्रीम। किसके ज़रिए से? थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के ज़रिए से। ठीक है, तो इस पूरे पैराग्राफ में जो समझने की बात है वो यही है। देन प्रोवाइड एनर्जी, तब आपकी बॉडी को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। अगर आपकी ये वाली शुगर सादा शुगर के अंदर कंप्लीट नहीं होगी तो कभी भी ये आपकी ब्लड वेसल में नहीं आएगी। ब्लड वेसल में नहीं आएगी तो कभी भी आपको एनर्जी जो है वो नहीं मिल सकती। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि राइट अ नोट ऑन द फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर बॉडी। तो हमारे पास हेडिंग है अगली, फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कि कार्बोहाइड्रेट के बारे में जो हमने इतनी हाइप क्रिएट की हुई है वो हमारी बॉडी में क्या क्या काम सरंजाम देती है, कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी है। पहला फंक्शन है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारी बॉडी के क्या बनाती है? ऑर्गन्स बनाती है। इट हेल्प्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। बॉडी ऑर्गन्स क्या क्या हैं? जैसे कि हमारे पास एसोफेगस है, स्टमक है, लीवर है, पेंक्रियाज है, स्मॉल इंटेस्टीन है। तो जब बच्चा छोटा होता है तो ये तमाम चीज़ें छोटी होती हैं। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है इन चीज़ों का साइज़ भी जो है वो बड़ा होता जाता है, और चीज़ों के साइज़ को बढ़ाने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वो एनर्जी कहाँ से आती है? वो एनर्जी आपको कार्बोहाइड्रेट से आती है। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स क्या काम करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के इन ऑर्गन्स को मैच्योर करने में अहम किरदार अदा करते हैं। सेकेंड फंक्शन हमारे पास आता है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रोल के लेवल को कम करते हैं, यानी कि मोटापे को कार्बोहाइड्रेट्स कम करते हैं। जब आप डाइट पे होते हैं तो आप मोस्टली सब्जियां और फल इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि आपको एनर्जी भी मिल जाती है और साथ साथ आपका वेट भी गेन नहीं होता, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रोल या चर्बी को क्या करते हैं? कम करते हैं। तो इट दे लो कोलेस्ट्रोल लेवल, तो इट हेल्प्स, लिख लें, इट हेल्प्स इन लोअरिंग, कि क्या करते हैं? लो करते हैं कोलेस्ट्रोल लेवल। कोलेस्ट्रोल क्या होता है? हमारी बॉडी में जो चर्बी होती है उसको हम कोलेस्ट्रोल कहते हैं। तो ये हमारी बॉडी में चर्बी को या मोटापे को कम करते हैं। फूड और सब्जियां सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं, और क्यों? क्योंकि वो हमें कार्बोहाइड्रेट्स उनसे मिलते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं? ये हमारी बॉडी में जो कैल्शियम है उसको एब्जॉर्ब करने में मदद देते हैं। आपको पता है जी कैल्शियम क्यों ज़रूरी होता है? कैल्शियम हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके अलावा कैल्शियम आपके दांतों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी बॉडी में कैल्शियम नहीं होगा
तो आपकी दांत भी कमज़ोर हो जाएंगे और साथ साथ आपकी हड्डियां भी कमज़ोर हो जाएंगी। तो कैल्शियम आप खा तो लेते हैं, आप कैल्शियम के लिए दूध पी लेते हैं, आप कैल्शियम के लिए कैल्शियम सप्लीमेंट्स ले लेते हैं, लेकिन कैल्शियम उस वक्त तक बॉडी के अंदर जाके अब्जॉर्ब नहीं होता जब तक आपकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद नहीं होंगे। और जब तक वो एब्जॉर्ब नहीं होगा वो आपकी हड्डियों को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएगा, वो आपके दांतों को मजबूती नहीं देगा। इसलिए आपकी कैल्शियम की एब्जॉर्बशन के लिए ज़रूरी है कि आप साथ साथ सब्जियों और फलों का इस्तेमाल भी कर रहे हो। तो इसको आप लिखेंगे इट हेल्प कार्बोहाइड्रेट, इट भी लिख सकते हैं आप, दे भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। इट हेल्प्स कार्बोहाइड्रेट लिख लें, कार्बोहाइड्रेट्स हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, हमारी बॉडी में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में मदद देते हैं, जिसकी वजह से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं और वक्त के साथ साथ हमारी ग्रोथ जो है वो बॉडी की होती रहती है। उसके बाद ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी में वाटर और मिनरल को बैलेंस करते हैं। इट हेल्प्स टू बैलेंस वाटर एंड मिनरल लेवल इन द बॉडी, हमारी बॉडी में पानी, क्योंकि देखें सब्जियों से भी आपको पानी मिलता है, उनमें पानी की मिकदार ज़्यादा होती है, फ्रूट्स के अंदर भी जूस होता है तो उससे भी आपको वाटर मिलता है। मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं आपकी बॉडी में मौजूद सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम वगैरह, ये भी आपको कहाँ से हासिल होते हैं, ये भी आपको कार्बोहाइड्रेट से हासिल होते हैं। और आखिरी यूज़ जो आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ है कि ये जो हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। फ्रेंडली बैक्टीरिया क्या होते हैं, आपने माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा हुआ होगा नॉर्मल फ्लोरा। नॉर्मल फ्लोरा क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर कुदरत ने बचपन से ही कुछ जरासीम रखे हुए होते हैं, वो जरासीम हमारे फ़ायदे के लिए हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, वो बैक्टीरिया हमारे फ़ायदे के लिए हमारी बॉडी के अंदर होते हैं और हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। उन जरासीम को हम क्या कहते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं नॉर्मल फ्लोरा, या आप उनको फ्रेंडली बैक्टीरिया कहते हैं। जैसे कि जो हमारी छोटी आंत है, इस छोटी आंत के अंदर बचपन से ही तमाम जानदारों की बॉडी के अंदर एक बैक्टीरिया मौजूद होता है, उस बैक्टीरिया का नाम होता है ई कोलाई। ठीक है, इस्चेरिचिया कोलाई भी इसको कहते हैं। ये बैक्टीरिया क्या काम करता है, ये बैक्टीरिया हमारे छोटी आंत को प्रोटेक्ट करता है और जो भी फूड हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, और फूड से क्या लेता है, एनर्जी लेता है ताकि ये ग्रो कर सके या सर्वाइव कर सके, लेकिन ये हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। तो ये बैक्टीरिया क्योंकि हमारी हेल्प कर रहा है तो इसको भी तो ग्रो करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। तो इस बैक्टीरिया को एनर्जी कौन प्रोवाइड करता है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं वो ना सिर्फ हमारी बॉडी में कैल्शियम बनाते हैं, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स बनाते हैं, बल्कि जो हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं उनको भी सर्वाइव करने के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो आप लिख सकते हैं इट हेल्प्स टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द फ्रेंडली बैक्टीरिया। कहाँ मौजूद होते हैं फ्रेंडली बैक्टीरिया, प्रेजेंट इन आवर जीआईटी सिस्टम। आप यहाँ तक भी लिख सकते हैं, यहाँ तक भी ओके है, प्रेजेंट इन आवर जीआईटी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट सिस्टम के अंदर जो मौजूद होते हैं बैक्टीरिया, उनको एनर्जी भी ये प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद इस पेज के ऊपर आपके पास एक आखिरी टॉपिक है, स्वीटनेस इन कार्बोहाइड्रेट्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कार्बोहाइड्रेट्स में स्वीटनेस कैसे आती है, मीठे कैसी होती हैं शुगर। तो आप फल खाते हैं मुख्तलिफ किस्म के, कुछ जैसे कि आप माल्टा खाते हैं तो वो तुर्श होता है, और आप बनाना खाते हैं या एप्पल खाते हैं तो वो मीठा होता है। तो क्या हम ये कहेंगे कि बनाना के अंदर ही कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर मौजूद होती हैं और एप्पल या जो हमारे माल्टा है उसके अंदर शुगर मौजूद नहीं होती? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके जितने भी फ्रूट्स हैं, चाहे वो मीठे हैं, चाहे वो तुर्श हैं, चाहे वो खट्टे हैं, उन सब के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होती हैं, शुगर मौजूद होती है। फ़र्क सिर्फ ये है कि कुछ शुगर स्वीट इन टेस्ट होती हैं और कुछ शुगर जो हैं वो लेस स्वीट इन टेस्ट होती हैं, यानी कि वो थोड़ी सी आपको खट्टी लगती हैं। क्यों शुगर स्वीट इन टेस्ट होती है, याद रखिएगा, वो शुगर जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होता है। फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ कि ये 2 शुगर मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, ये आपके पास 4 शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपके पास
7 या 8 शुगर मॉलिक्यूल्स हैं। तो कुछ आपके फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर कम शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर ज़्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, और कुछ फ्रूट ऐसे होते हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर मॉलिक्यूल होते हैं। तो अगर आप वेट की बात करें या मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो आपको पता चलता है कि मॉलिक्यूलर वेट इसका कम होगा क्योंकि ये साइज़ में कम है, छोटे हैं। मॉलिक्यूलर वेट इसका क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, MW क्या है, मॉलिक्यूलर वेट। याद रखिएगा, जिस शुगर का मॉलिक्यूलर वेट कम होगा वो उतनी ही ज़्यादा स्वीट इन नेचर होगी, और जिस शुगर का मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा उसमें जो स्वीटनेस है वो क्या होगी, उतनी ही कम होगी। ठीक है, सो सिंपल सी बात है कि वो शुगर जो कि हमारी बॉडी में सिंपल फॉर्म में होंगी, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स की शक्ल में होंगी, उनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, और अगर उनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा तो उनकी स्वीटनेस क्या होगी, बढ़ जाएगी। वो शुगर जो कि हमारे बॉडी में हैवी मॉलिक्यूलर वेट की होती हैं, क्योंकि उनका वज़न ज़्यादा होता है इसलिए उनमें स्वीटनेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप हनी खाते हैं, शहद खाते हैं, या आप बनाना खा रहे होते हैं तो उसके अंदर जो शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत कम होता है, इसलिए वो क्या होती हैं, स्वीट इन टेस्ट होती हैं। जबकि अगर आप ऑरेंज खा रहे हैं तो ऑरेंज के अंदर जो शुगर मौजूद होती है उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होता है, इसलिए होती तो वो भी शुगर है लेकिन उसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होने की वजह से उसमें मिठास क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो शुगर की डेफिनेशन ये बिल्कुल नहीं है कि जो चीज़ स्वीट इन टेस्ट होती है वो शुगर होती है। शुगर की स्वीटनेस में फ़र्क हो सकता है, कोई कम स्वीट है, कोई आपके पास ज़्यादा स्वीट है। यही वजह है कि अगर हम हाई मॉलिक्यूलर वेट वाली कोई भी चीज़ खाते हैं, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे जो शुगर मॉलिक्यूल खाया था वो बहुत बड़ा था, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसको इस रास्ते से गुजारते हैं, आपकी बॉडी में एंजाइम इस चीज़ को तोड़ फोड़ करते हैं, और बॉडी में जब छोटी आंत के अंदर ये फूड जाती है तो ये अलग अलग छोटे छोटे शुगर मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो आपने खाई इस शक्ल में थी, ठीक है, बॉडी ने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया आपके पास सादा शुगर के अंदर। अब क्या हो गया है कि इसका मॉलिक्यूलर वेट कम हो गया है, तो आसानी से ये आपके ब्लड के अंदर आएगी, या आपके ब्लड के अंदर स्वीटनेस भी काज करेगी और आपको एनर्जी भी साथ साथ प्रोवाइड करेगी। ठीक है, तो ये बड़ा आसान सा टॉपिक था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।